ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है न्यूज एट 7 का और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे उड़ीसा के खबर से और उड़ीसा के फकीर मोहन कॉलेज में एक प्रोफेसर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का देर रात निधन हो गया। उसके बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, तस्वीरें एम्स भुवनेश्वर की हैं, जहां फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसे ओडिशा पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उस एम्बुलेंस के सामने प्रदर्शन करने लगे जिसमें छात्रा का शव रखा हुआ था। ओडिशा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया और रात के 2 बजे पोस्टमार्टम किए जाने पर सवाल उठाए। जो पीड़िता है उसका पापा बार बार बोल रहा है कि 4 दिन से पहले बोल रहा है मेरा बेटी जीना है कि मर चुका है हमको पता नहीं। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस चल रहा है और उसका बाद भी ओडिशा पुलिस इस हॉस्पिटल में जाम लगा चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी छात्रा की मौत पर दुख जताया है। We also very much optimistic that the government is heading at the right direction to give the proper punishments. ओडिशा में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सभी ने छात्रा के लिए न्याय और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद सरकार ने जांच तेज कर दी है और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें कॉलेज का प्रिंसिपल भी शामिल है। देखिए, मामला तब सामने आया जब बालासोर में बीएड की छात्रा ने शनिवार को कॉलेज के मेन गेट के पास खुद को आग लगा ली। वो कॉलेज के विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। छात्रा के साथियों ने बताया कि वो शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर साहू की अनुचित मांगों से परेशान थी और शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपी समीर साहू को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छात्रा के साथ कथित मानसिक उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप है। ओडिशा की सरकार ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं। सरकार पहले क्षण से ही तत्पर है। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में गोलीबारी से हड़कंप मच गया, क्योंकि बादशाहपुर के पास मशहूर सिंगर और रैपर राहुल फजलपुरिया पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई हैं। देखिए, जब ये हमला हुआ तब राहुल फाजिलपुरिया अपनी कार में सवार थे, जिन पर बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि वो इस हमले में सुरक्षित बच निकले और उन्हें कोई गोली नहीं लगी। एक तरफ फायरिंग की घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने अभी तक फायरिंग की पुष्टि ही नहीं की है। पुलिस ने अपने बयान में गोली चलने के तथ्य से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस टीमें क्राइम सीन की जांच कर रही हैं, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। राहुल फाजिलपुरिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनके पास हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, लेकिन 3 महीने पहले ही सरकार ने इसे हटा लिया था। तो एक तरफ हरियाणा पुलिस राहुल फजलपुरिया पर किसी भी फायरिंग से इनकार करता नजर आ रहा है, तो सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं कि गुरुग्राम के सेक्टर 71 में गोली चली भी है या फिर नहीं। देखिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस के मुताबिक राहुल फाजिलपुरिया की सफेद कार पर किसी भी तरह के खरोच के निशान नहीं हैं और न ही किसी गोली का निशान है
और न ही गाड़ी का कोई शीशा टूटा है। क्या कारण रहे कि उनके ऊपर फायरिंग की गई, और अगर फायरिंग हुई तो आखिर इस गाड़ी पर कहीं कोई खरोंच, कहीं कोई नुकसान क्यों नहीं? अक्सर जब हम फायरिंग की घटनाएं देखते हैं तो कम से कम जो नुकसान है वो गाड़ी पर दिखाई देता है, कहीं बुलेट शॉट्स दिखाई देते हैं या कांच टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन गाड़ी आपको नजर आएगी कंप्लीटली अनटच्ड, पूरी तरह से अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के खड़ी हुई। इस बीच सदर्न पेरिफेरल रोड पर गुरुग्राम पुलिस को सड़क किनारे ग्रिल पर गोली जैसा एक निशान मिला है। पास में आपको वो भी जगह दिखा देते हैं जहां पर गन शॉट दिखाई दे रहा है, जहां पर गोली का निशान दिखाई दे रहा है, उसके भी ट्रेसेस जो हैं वो पुलिस ने लिए हैं और जांच की जा रही है कि क्या वाकई में फायरिंग हुई और क्या वो अभी हाल फिलहाल में हुई फायरिंग का ही सबूत है या इसमें और पहलुओं की भी जांच की जानी है। और अब खबर बिहार से, जहां खेत में नहीं बल्कि फसल की रोपाई खुले सड़क पर की जा रही है। मामला बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र लखीसराय का बताया जा रहा है। देखिए, जहां के बढ़ैया प्रखंड के गिरधरपुर मनोहरपुर मुख्य सड़क पर लोगों ने खराब सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया और सड़क पर ही धान के पौधे लगाए। सड़क पर गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। गिरधरपुर गांव से मनोहरपुर तक लगभग 1 किलोमीटर की सड़क पर जगह जगह पानी से गड्ढे भरे पड़े हैं। हालत यह है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये अंतर कर पाना मुश्किल है। और तो और बारिश ने हालत और खराब कर दी है। गांव वालों का कहना है कि वो सालों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद गांव वालों ने सड़क पर ही फसल की रोपाई कर विरोध जताया। और बिहार के बाद खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर पानी की टंकी में सड़े हुए पक्षी पाए गए। इस टंकी का पानी मरीज और परिजन इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, और पानी की टंकी के अंदर मरे हुए पक्षी तैरते मिले, जिसने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। मामला सामने आते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उस पानी की टंकी को जब हमने ढक्कन को निकाल के देखा तो उसमें 4-4, 5-5 कबूतर मरे पड़े थे और गल गए। हंगामे की खबर लगते ही नायब तहसीलदार दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे और पानी की टंकी में मरे पक्षियों की बात कबूली। और वो पानी तो बहुत बदबूदार भी है, पक्षियों के अवशेष उसमें आए गए। मामला सामने आने के बाद आरएमओ ने पहले पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में जांच की बात कही है। ऐसा देखो, हमारे यहाँ है कि टंकी का हर 3 महीने के अंदर तो हर महीने के अंदर सफाई होती है। अब वो हो सकता है कि अभी कभी गिरा हो तो। दरअसल अस्पताल ऐसी जगह है जहां मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन पानी की टंकी से मरे हुए पक्षी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाढ़ और बिहार दोनों का संबंध ऐसे बन गया है जैसे दिया और बाती हो। हर साल बाढ़ को मुद्दा बनाकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ आती ही है और हर साल लाखों लोग परेशान भी होते हैं। इस बार भी मानसून में कोसी नदी बिहार के सहरसा में उफान पर है और बिहार का शोक कही जाने वाली इस नदी का कहर भी जारी है। देखिए, हर साल बिहार की यही किस्मत है। हर साल उसे बाढ़ में यूं ही डूबना पड़ता है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले से है, जहां के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में अंतर्गत घोकसम गांव में कोसी के पानी से कटान हुआ है और सेकंड भर में पानी का कटान इतना ज्यादा हुआ कि नदी के किनारे बने शौचालय की जल समाधि बन गई। इतना ही नहीं, घोकसम गांव के वार्ड 4 और वार्ड 5 से लगभग 3 दर्जन घर कोसी के कहर का शिकार हो चुके हैं और नदी में कटकर विलीन हो गए हैं, जिनकी ना कोई सुध लेने वाला है और ना ही कोई खबर। ऐसे में अगर प्रशासन अब भी नहीं जागेगा तो घोकसम गांव का वार्ड 5 पूरी तरह नक्शे से गायब हो जाएगा और कोसी की विभीषिका का शिकार हो जाएगा। और बिहार के बाद खबर लखनऊ से। लखनऊ में बाइकर्स गैंग को किसी का डर नहीं है। रात के सन्नाटे में तेज साइलेंसर की आवाज करते हुए निकलने वाले बाइकर्स गैंग को दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है। देखिए, साथ ही स्टंट करने के चक्कर में खुद भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लखनऊ की सड़कों पर स्टंटबाज बाइक सवारों का झुंड निकला तो लोग सहम गए।
साइलेंसर और सायरन की तेज आवाज के बीच बाइकर्स का ये गैंग लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे गुजरा। मेट्रो स्टेशन पार करते हुए ऐसा कुछ हुआ कि अफरा तफरी मच गई। एकाएक तेज आवाज के साथ बाइक एक दूसरे से टकराकर गिरने लगी। दरअसल बाइकर्स गैंग के बीच में चल रही एक बाइक के सवार युवक ने स्टंट करने के लिए बाइक लहराई। नतीजन दूसरी बाइक से टक्कर की वजह से बाइक डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई। एक के बाद एक बाइक एक दूसरे से टकराती चली गई और बाइक सवार एक दूसरे पर गिरते गए। आगे चल रहे बाइकर्स जब तक समझ पाते तब तक हादसे की वजह से कई घायल हो चुके थे। सड़क पर बाइक के ऊपर बाइक ऊपर गिरी थी और उनके नीचे दबे हुए बाइक सवार युवक। और यूपी के बस्ती जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। परिजनों के मुताबिक यहां एक निजी अस्पताल ने मृत बच्चे को आईसीयू में रखकर लाखों रुपए वसूले हैं। आरोप केडी अस्पताल पर लगा है। देखिए। परिजनों का कहना है कि अगर बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहे थे तो पहले ही रेफर कर देते। नहीं, अगर नहीं कर पा रहे थे, दवा नहीं मालूम था तो छुट्टी दे देना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए। हम मरने के बाद रिफर दे रहे हैं कि गोरखपुर लेके जाओ आधे घंटे में, नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। हमसे वैसे 10, 20, 15, 20, 25 ऐसे करके 2 लाख कैश ले चुके हैं। अब बाकी आसमान का से पैसे दिए। आसमान का भी नहीं मालूम कितना निकाले कितना नहीं, उसका बिल भी नहीं। वो तो इलाज तो क्यों पैसा दिया गया ये तो नहीं मालूम, आता ही मालूम होगा ना। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने भरोसा दिया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। खेत बेच गए, फिर मेहरारू जितना रहा उतना गहना बेच दिए, कहाँ पैसा लगेगा, ठीक हो जाएगा बच्चा। इधर निजी अस्पताल केडी हॉस्पिटल के संचालक का कहना है कि बच्चे की अस्पताल में मौत नहीं हुई है, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कैश लेने के आरोपों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो बच्चे की मौत हमारे यहाँ नहीं हुई है। बच्चे की मौत एम्बुलेंस में ले जाते समय रात में हमारे यहाँ से बच्चे को कल शाम से रेफर किया गया। मामले पर बस्ती के सीएमओ राजीव निगम का कहना है कि शिकायत मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। और पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला का धरती पर वापसी के लिए इंतजार कर रही है। उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग भी हो गई है। अब इंतजार आज का है जब शुभांशु और उनके चारों साथी वापस लौट आएंगे। 18 दिनों का प्रवास पूरा करने के बाद शुभांशु और उनके साथी अपनी अपनी सीट पर बैठे, आईएसएस को अलविदा कहा और धरती के लिए कूच कर दिया। इससे पहले शुभांशु शुक्ला ने यह भी बताया था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अब 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे यानी पूरे 22.5 घंटे के बाद शुभांशु का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के समंदर में उतरेगा। और एक्सियम 4 मिशन तकरीबन 18 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुदा होकर धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की सुरक्षित वापसी पर कंट्रोल सेंटर नासा और स्पेस एक्स से नजरें लगी हुई हैं। तो वहीं भारत में शुभांशु शुक्ला के साथ साथ देशवासी बेसब्री से इस मिशन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि शुभांशु और उनकी टीम बिना किसी परेशानी के धरती पर लौटे। देश और शुभांशु शुक्ला का परिवार अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सोच के कि 17-18 दिन के बाद बच्चा वापस आ रहा है, धरती पर आए उतरेगा तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो मतलब जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। शुभांशु ने मिशन में दिए गए सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि शुभांशु प्रयोग के लिए मेथी और मूंग के बीज लेकर गए थे, जिसका अध्ययन इसरो समेत कई संस्थाएं करेंगी। और मेरठ से हरिद्वार जाने वाले नेशनल हाईवे 58 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नतीजतन ये रहा कि लोगों को चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों का समय लग गया। जो जहां फंसा था वो वहीं घंटों तक खड़ा और फंसा रह गया। देखिए। और नेशनल हाईवे पर गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती दिखी। एक तरफ से ये वो गाड़ियां हैं जो गाड़ियां हरिद्वार की तरफ जा रही हैं, दूसरी तरफ से आप देखेंगे
ये वो गाड़ियां हैं जो हरिद्वार की तरफ से आ रही हैं। अब समस्या ये है कि ये जो पूरा ट्रैफिक जाम है, ये पूरा ट्रैफिक जाम तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का है और उस 5 से 6 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है, जो पूरी दूरी है, उसे तय करने में कम से कम 1 घंटा लग रहा है। ये घंटा हो गया, हाथ भी दुखने लगे और गाड़ी भी गर्म हो गई है। मतलब पूरी तरह कोई सुविधा नहीं है आगे निकलने की। परतापुर से यहाँ तक पौन घंटा हो गया है, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक खुल पाई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने NH58 पर एक तरफ की सड़क बंद कर दी, जिसकी वजह से एक सड़क पर हरिद्वार से आने वाली और जाने वाली गाड़ियां गुजर रही हैं। और खबर राजस्थान के नागौर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक कार सवार ने रास्ते पर चल रहे 2 लड़कों को कुचल डाला और फिर खुद उनकी मदद करने भी पहुंच गया। देखिए। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 युवक सड़क पर दूध लेने के लिए निकले थे। जैसे ही दोनों संजय कॉलोनी में एक मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आई एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और सीधे उनके ऊपर से निकल गई। कार की रफ्तार और लापरवाही इस हद तक थी कि दोनों राहगीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से ही कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और अक्सर आप लोगों ने एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एक एम्बुलेंस को चेकिंग के लिए रोका तो हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। देखिए। क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज की जगह ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने मंदसौर से जावरा की तरफ आ रही एम्बुलेंस को रोका तो उसमें ड्रग्स निकले। दोनों आरोपी मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रग कहां से लाई गई थी और किसे दी जानी थी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। और खबर शिरडी से। शिरडी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी में साईं के भक्तों ने बम्पर दान दिया है। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिनों में श्रद्धालुओं ने 6 करोड़ 31 लाख का चढ़ावा चढ़ाया है। देखिए। किसी ने 500 के नोट चढ़ाए तो किसी ने 200 तो किसी ने 100 के और 50 के नोट, इतने कि पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर गया। साईं के भक्तों ने सोना चांदी भी खूब दान दिया। किसी ने कुंदन से जड़ों का हार तो किसी ने सोने का मुकुट दान में दिया। यही नहीं, ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर से भी 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा साईं बाबा को चढ़ाया गया। संस्थान का कहना है कि इस दान का उपयोग समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। और यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कों को एक लड़की से प्यार हुआ और उसके बाद इस प्यार में नाबालिग लड़की की जान चली गई, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया। देखिए। पुलिस ने बताया कि सैफ अली का दोस्त इम्तियाज भी बालिग लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। लड़की को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस बीच इम्तियाज को इस लव अफेयर की जानकारी लड़की के घरवालों ने दे दी थी, जिसके बाद घरवालों ने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। जांच में ये बात सामने आई है कि घरवालों की डांट से नाराज होकर लड़की सैफ अली के पास पहुंच गई, लेकिन इस वक्त इम्तियाज भी सैफ के साथ मौजूद था। लड़की के सामने आने के बाद सैफ और इम्तियाज में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। हालांकि अब पुलिस ने सैफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में चलती हुई बाइक पर रोमांस करना एक कपल को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और छानबीन शुरू कर दी है। देखिए। ये मामला हैदराबाद के आराम घर फ्लाईओवर का है, जहां एक युवक और युवती तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करते नजर आए। बताया गया कि दोनों ने रील बनाने के लिए स्टंट किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे दूसरे बाइक सवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों रील बनाने में इतना खोए हुए थे कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से स्टंट नहीं करने की अपील की। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पिता ने अपनी ही जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया। बताया जाता है कि ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि उनकी नाबालिग बेटी घर से भाग गई है। देखिए। आंसुओं के सैलाब में डूबे इस पिता का दर्द आसानी से समझा जा रहा है। एक काम करिए, मरवा डालिए। नहीं, आप बताओ समस्या, हम तो बैठे हैं। मेरी बॉडी मिल जाए बस।
जितना परेशान ये पिता है, उतनी ही परेशान उसकी नाबालिग बच्ची की मां है। घर में उनको ले गए, हम थाने में पूछताछ करी हमने। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। दरअसल इनकी बेटी को गांव का ही एक लड़का भगा ले गया, जिसके बाद माता पिता ने बेटी को मृत मानकर सड़क किनारे उसका पिंडदान कर दिया। इस दौरान पिता ने मुंडन भी करवा लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और माता पिता को आश्वासन दिया गया कि उनकी बेटी को जल्द ही उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप कि बीजेपी नेता ने खंड शिक्षा अधिकारी की पिटाई की है। देखिए। अरे हमें है तो इतने आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए गए खड़े हैं। यही वो खंड शिक्षा अधिकारी है जो रोते हुए अपनी व्यथा सुना रहे हैं। उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी मेरे आरोप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर लगा है। खंड शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहीं पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पहुंचे और खंड शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। दावा है कि बीजेपी नेता अधिकारी से हर महीने 20,000 रुपए खर्चा देने की मांग कर रहे थे। अब खंड शिक्षा अधिकारी तमाम शिक्षकों के साथ थाने पहुंचे और बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। अरे हमें है तो इतने आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए गए खड़े हैं। और यूपी के गाजियाबाद में कुछ कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बताया गया कि यू टर्न लेते वक्त एक कार मामूली रूप से कावड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद कावड़ियों ने कावड़ खंडित होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। देखिए। नाराज कावड़ियों ने कार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स कार पर ही चढ़ गया और कार के शीशे तोड़ने लगा, जबकि बाकी कावड़िए डंडे और पत्थरों से उस पर हमला करते रहे। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस के सामने ही कार पर हमला करते रहे। कावड़ खंडित होने से नाराज कावड़ियों ने गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हंगामे की वजह से वहां भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर तक कावड़ियों का हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तब जाकर कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। और उत्तराखंड पुलिस इन दिनों ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। आपको बता दें, इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो फर्जी साधु बनकर देवभूमि की सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए। इस बार हरिद्वार पुलिस ने जिन 6 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक का नाम मोहम्मद शहजाद है। इन सभी पर पुलिस ने ठगी और धार्मिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। हालांकि गिरफ्तार हुए फर्जी साधुओं में अधिकतर हिंदू धर्म के ही लोग हैं। अकेले हरिद्वार में अब तक 1000 से ज्यादा फर्जी साधु गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। अब इन फर्जी साधुओं के बारे में ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। और यूपी के झांसी में एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के अंदर काले रंग का एक सांप नजर आ गया। हालांकि वन विभाग ने सांप को फौरन पकड़ भी लिया। देखिए। में हड़कंप मच गया। सांप देखते ही बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। कुछ देर में वन विभाग की टीम आई, तब जाकर इस सांप को पकड़ा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। सांप जब लोहे के स्टिन में गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और देहरादून के आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में सांपों का दिखना आम बात है, लेकिन सोचिए अगर आपके सामने अचानक 12 फीट लंबा सांप आ जाए, वो भी किंग कोबरा, तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा हुआ देहरादून के होरावाला राजौरी इलाके में। देखिए। जहां 12 फीट लंबा किंग कोबरा एक घर में घुस गया। सांप को देख लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मशहूर स्नेक कैचर आदिल मिर्जा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करने में जुट गए। लेकिन कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि कोबरा बार बार फुफकारने के साथ ही आदिल पर हमला करता दिखा। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा और विशालकाय किंग कोबरा के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। बाद में आदिल ने बड़ी मुश्किल से कोबरा को काबू किया और एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। और दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने भी देखा वो हैरान ही रह गया। वायरल वीडियो में तेंदुआ हैरत अंगेज रूप से इंसान की तरह दोनों पैरों पर खड़ा होता नजर आया। देखिए।
शिकार की तलाश में निकले तेंदुए को देखिए। ये छोटा सा वीडियो रोमांच से भरा हुआ है। पहले तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ सड़क की दूसरी ओर गया। घने जंगलों में जाने से पहले तेंदुआ एकाएक दोनों पैर पर खड़ा हो गया। काफी देर तक तेंदुआ इसी पोजीशन में खड़ा दिखा। इस दौरान उसकी निगाहें शिकार को ढूंढती रही। जैसे ही उसे अपना शिकार दिखा तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया। ये वीडियो जितना अद्भुत है उतना ही असामान्य भी। ये वीडियो सफारी के दौरान वहां मौजूद एक महिला ने रिकॉर्ड किया, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यूपी के शामली में एक बार फिर तेंदुए की वजह से दहशत सामने आई। अचानक तेंदुए को बिल्कुल करीब देखकर लोग डर गए। हालांकि तेंदुए को शांत बैठा देख सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग ने वीडियो भी बना लिया। देखिए, रात के वक्त तेंदुआ सड़क किनारे एक पुलिया पर बैठा हुआ था। तभी एक कार की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। तभी धीमी रफ्तार से चल रही कार को ड्राइवर ने रोक दिया और तेंदुए का वीडियो बना लिया। ये वीडियो शामली के कांधारा थाना क्षेत्र के एलम कस्बे का है। ये जंगल वाला इलाका है, इसलिए अक्सर यहाँ तेंदुए दिख जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये तेंदुआ देखा गया, वहीं पर एक हफ्ते पहले एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई थी। और बारिश के बाद जमीन पर पानी भरा है और इसी पानी से निकलकर अब जानवर और सांप रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। देखिए, वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां पेड़ पर अजगर बैठा हुआ नजर आया। अजगर देखते ही मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। और यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देख लोग हैरान पड़ गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ लिया और वन विभाग को खबर कर दी। देखिए, हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया, इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि तंज कसते हुए कहा जाता है कि चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण वो जब चुनाव के दौरान नेता जनता के पैरों में होते हैं, और दूसरा चरण वो जब चुनाव के बाद जनता नेताओं के चरण में होती है। देखिए, ये उसी दूसरे चरण की तस्वीर है, जहां एक बुजुर्ग फरियादी हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के चरणों में बैठा हुआ है। ये वीडियो 25 जून का बताया जा रहा है, जब कंगना आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा करने पहुंची थी। तब एक बुजुर्ग फरियादी ने अपनी शिकायत कंगना रनौत को बताई, तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री का काम बता दिया। शंभू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। हालांकि कंगना रनौत ने कहा कि वो फरियादी को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलवा देंगी, लेकिन तभी बुजुर्ग फरियादी ने बीजेपी सांसद को उनकी ताकत की याद दिला दी। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है। दरअसल मामला पार्वती परियोजना से जुड़ा था, लेकिन सांसद कंगना का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। और बिहार में वोटर लिस्ट का घमासान हर रोज बढ़ता जा रहा है। जब से सूत्रों के हवाले से हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं, तब से इस मुद्दे पर सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, तेजस्वी यादव अभी भी अपने बयान पर कायम है। जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए। उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये वोट काटने की साजिश है। ऐसे में विपक्ष को चुनाव का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। कि हम लोगों को किसी कीमत पर पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत बिल्कुल अलगतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है और यहाँ पर अब चुनावी प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं बचा। एक तरफ चुनाव आयोग के सरकारी सूत्रों का दावा है कि बिहार में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग वोटर बने हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सीधे चुनाव आयोग को ही घेर रहा है। और बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है और आरोप बेहद गंभीर। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर इतनी बड़ी खबर चल रही है, तो फिर चुनाव आयोग सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट
दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इस जांच से हताश हो गया है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वोटर लिस्ट का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। और आजकल चुनाव प्रचार भी हाईटेक हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक AI वीडियो पोस्ट किया है, देखिए। इस AI वीडियो में लालू यादव एक खेत में खड़े नजर आ रहे हैं। इनके पीछे गाय भैंस दिख रही है। इस वीडियो में चरवाहा विद्यालय के जरिए संदेश दिया गया। चरवाहा विद्यालय लालू यादव का एक कंसेप्ट था, एक संदेश था कि इस देश में गांव और गंवई में हजारों लाखों परिवार, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा गाय भैंस बकरी सुअर चराता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने एक मैसेज दिया कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, मैला ढोने वालों, झाड़ू देने वालों, कपड़ा पीचने वालों, ताड़ी उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। दरअसल चरवाहा विद्यालय लालू यादव का एक ऐसा चर्चित प्रयोग था। इसके तहत उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था जो पशु चराते थे। और यहाँ पर यह खबर एक सवाल के साथ कि क्या किसी मुख्यमंत्री के साथ आपने पुलिस की धक्का मुक्की देखी है? अगर नहीं तो आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीर दिखाते हैं, देखिए। जिस शख्स को पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जब सीएम उमर अब्दुल्ला एक रेलिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सीएम उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता नौहट्टा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक सभाओं पर लगे प्रतिबंध के चलते उन्हें रोक दिया गया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन वो रेलिंग फांदकर श्रीनगर के नक्शबंद साहिब दरगाह पहुंच गए। और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। हालांकि इसकी खबर भी पुलिस तक पहुँच गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इसी दौरान धक्का मुक्की जैसे हालात हो गए। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें और कश्मीर के लोगों को गुलामों की तरह रखने की कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ हुई इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। विपक्षी पार्टी के कई बड़ी नेताओं ने शर्मनाक इसको बताया और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सुर्खियों में है, देखिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक कविता के जरिए इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, तुम यूं ही हर बात पर पाबंदियों का दौर लगाओ, तो जब बदलेगी हुकूमत तो तुम ही बताओ, तुम किस सरहद को फांद कर जाओगे। और सरकार ने कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों के लिए सल्फर उत्सर्जन के नियमों में बड़े बदलाव का फैसला किया है। सरकार के इस नए नियम से बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत मिलने जा रही, देखिए। सरकार का ये फैसला इसीलिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं को होने वाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब कोयले से बिजली वाले हर संयंत्र में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD सिस्टम लगाना जरूरी नहीं होगा। गैस डीसल्फराइजेशन के नियमों में बदलाव से बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 25 से 30 पैसे की कमी आने की उम्मीद है। जाहिर है इसका असर बिजली बिल पर दिखेगा। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि कोयले वाले पावर प्लांट से FGD सिस्टम का हटाना क्या पर्यावरण के लिए उचित होगा? यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी कभी FGD तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया था, लेकिन वो भी अब अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से नियम तय कर रहे हैं। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।